सारा ने जैसे ही हाथ पकड़कर जुबैदा का खींचा था तो जुबैदा ने एक जोरदार थप्पड़ सारा को रसीद कर दिया, जिससे वो सुन होकर रह गई। वो चौंक गई कि आखिर मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया। उसके बाद जैसे ही अजान हुई तो सारा उस वक्त जुबैदा को ही घूर कर देख रही थी। अजान की आवाज़ सुनते ही जुबैदा सीधे नीचे चले गई। उसके बाद सारा भी अपने हवास बहाल करते हुए नीचे की ओर चली गई और नीचे गई उसने किसी से कुछ ना कहा। दूसरे दिन सारा बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसकी बहन ने उसे थप्पड़ रसीद किया था। उसने सारे परफ्यूम उठाए जुबैदा के और उन्हें ले जाकर बाहर फेंक दिया। जुबैदा उस वक्त नहाने गई हुई थी, इसलिए उसने ये अमल नहीं देखा था। बहरहाल जैसे ही जुबैदा बाहर आई तो उसे ये तो मालूम पड़ ही चुका था कि उसके परफ्यूम बाहर जाकर फेंका चुके हैं। उसके बाद सारा ने सिर्फ इतना ही कहा कि जुबैदा तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई हो, छोटे बड़ों का अदब भी तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी यही सज़ा है। जैसे ही जुबैदा को उसके परफ्यूम का मालूम पड़ा तो जुबैदा को बहुत गुस्सा आया और जुबैदा के साथ साथ उस रूहानी मखलूक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसके बाद सारा अम्मी से कहकर नहाने के लिए चले गई। नहाने गई, उसने गर्म और ठंडे पानी का बैलेंस किया और उसके बाद शावर ऑन किया। शावर ऑन करते ही जैसे ही सारा शावर के नीचे गई तो उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, क्योंकि जो पानी सारा के ऊपर बरस रहा था वो किसी लावे जैसा था, यानी कि पानी उकलने की सूरत में उसके ऊपर बरस पड़ा, जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म आंवला हो गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी अम्मी दौड़ते हुए वॉशरूम के करीब आई और उन्होंने बाहर से उसका हाल जानना शुरू किया। सारा बेटा सब ठीक तो है? क्या हुआ तुम्हें? बोलो सारा, क्या हुआ, जल्दी बोलो। सारा ने बड़ी मुश्किल से अपनी अम्मी को आवाज़ देकर अंदर की ओर बुला लिया। जैसे ही उसकी अम्मी अंदर गई तो वो हाल देखकर बेहाल हो गई कि उनकी बच्ची इस हालत में बाथरूम में पड़ी हुई थी। उन्होंने जल्दी से बमुश्किल सारा को बाहर निकाला, उसका एक लंबी चादर लेकर उसके जिस्म को ढका। उसके बाद सारा के अब्बू और उसका भाई माज घर पर आए और वो लोग उसे वहाँ से उठाकर अस्पताल लेकर गए। कई दिन तक उसका इलाज चला और कई दिन बाद तक उसे वो जख्म तकलीफ देते रहे। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से वापस घर की ओर आई तो घर पर आई और सब लोग बड़े खुश थे। उसके बाद सब लोग जब उस कमरे से बाहर चले गए तो जुबैदा उस कमरे में मौजूद थी। जुबैदा उस कमरे में तो थी लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था, क्योंकि जुबैदा ने अंदाज बदलते हुए भारी आवाज में सारा से आकर कहा, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, अगर मेरे बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बीच में जो भी आएगा वो उसके अंजाम को पहुंच जाएगा, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे दूर रहो। सारा अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसके बदले हुए अंदाज को देखकर वो चौंकी हुई भी थी कि आखिर मेरी बहन को ये हो क्या गया है, उसकी बहन ने इस बदले हुए अंदाज में उससे क्यों बात की। बहरहाल सारा अभी चौंकी हुई थी और उसने आंखें बंद कर ली। उसके बाद जुबैदा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन माज ने अप्पी की तबीयत खराब होने की वजह से शर्ट अम्मी को दे दिया कि अम्मी ये जूनी से प्रेस करवा दो। जुबैदा को जूनी भी बोलते थे, तो अम्मी ने लाकर शर्ट जुबैदा को दे दिया कि बेटा ये तुम्हारे भाई माज का शर्ट है, तुम इसे प्रेस कर देना, उसे कहीं जाना है, और हाँ ध्यान से प्रेस करना, तुम काम वैसे ही बहुत कम करती हो लेकिन अप्पी की तबीयत खराब है इसलिए तुम्हें हम काम दे रहे हैं। जुबैदा ने वो शर्ट चुपचाप ले लिया, लेकिन उसके बाद वो शर्ट को घूर कर देखने लगी और अचानक उस शर्ट में से धुआं निकलने लगा और शर्ट धीरे धीरे जलने लगा। माज जैसे ही अपने शर्ट को लेने के लिए जुबैदा के पास आया तो वो देखकर हक्का बक्का रह गया और उसे बहुत गुस्सा आया कि उसकी मनपसंद शर्ट जल चुकी है। वो आते से ही जुबैदा पर बरस पड़ा, ये क्या किया तुमने, पूरे शर्ट की 12 ही बजा डाली तुमने, तो तुम्हें शर्ट प्रेस करने के लिए दिया था या जलाने के लिए? तुमसे एक काम नहीं होता जुबैदा, तुम बिल्कुल भोंड हो, तुमसे तो बस फैशन करवा लो, तुम सिर्फ एक ही काम फैशन ही कर सकती हो और तुम्हें कुछ नहीं आता है। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी शर्ट थी ये, अब तुम्हें कैसे पता होगा? तुम अगर कमाने जाओ और तुम अगर लेने जाओ तो तुम्हें मालूम पड़ेगी कितनी महंगी शर्ट थी और तुमने उसे जलाकर खाक कर दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मास था जो गुस्से में बड़बड़ाता ही चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जुबैदा के साथ उस वक्त ऐसी मखलूक भी मौजूद थी जो जुबैदा को एक तू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहरहाल माज उसी शर्ट पहनकर चला गया। दूसरे दिन की बात है कि मास की अम्मी मास के पास आई और उससे कहा कि बेटा मोटर को जरा देख लेना, पानी की मोटर चल नहीं रही है और कब से बहुत तकलीफ दे रही है। तो माज ने कहा जी अम्मी मैं अभी जाकर देख लेता हूँ। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम अपना काम खत्म कर लो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि उस वक्त मास पढ़ाई कर रहा था। तो उन्होंने कहा तुम अपना काम खत्म कर लो, उसका आराम से देख लेना। तो मास कहने लगा ठीक है अम्मी, मैं आराम से मोटर देख लूंगा, आप जाइए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। उसके बाद मास तकरीबन 10 मिनट तक अपने क्वेश्चन सॉल्व करता रहा। उसके बाद उठकर वो सीधे मोटर के करीब गया, वहां गया और उसने मोटर को गौर से देखा। उसके बाद उसने मोटर के स्विच को चालू किया। जैसे ही उसने बटन को दबाया तो मोटर चालू हो गई। वो अपने आप से खुद कलामी करते हुए कहने लगा लो भाई
यहाँ तो मोटर चालू है और अम्मी फिजूल में परेशान हो रही थी कि मोटर बंद हो गई है। ये देखो मेरे हाथ से तो एक बार में मोटर चालू हो गई। अम्मी भी ना पहले देखती नहीं है और पहले से ही घबरा जाती हैं। जैसे ही उसने मोटर को बंद करने के लिए स्विच पर हाथ लगाया तो उसे बोर्ड में आग नजर आई और अचानक उस बोर्ड में आग लग गई और उसका हाथ वहीं के वहीं चिपका रह गया। माज बोर्ड से चिपक गया और उसे करंट लगा और वो वहीं पर झुलस कर रह गया। उस वक्त उसकी चीख भी ना निकल पाई और सहन में कोई आने जाने वाला भी नहीं था जो उसे बचाता। उसके बाद माज को पूरी तरह से करंट ने जला दिया और जब बोर्ड पूरी तरह जल गया तो ऑटोमेटिक आग बुझी और उसके बाद माज दूर जाकर फेंका गया। उस वक्त उसकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था और उसकी चीख निकली भी नहीं थी और सहन में वो ऐसे ही पड़ा रह गया। उसके बाद सहन में कोई नहीं आया। शाम को जब अब्बू चाबी से लॉक खोलते हुए घर में दाखिल हुए और सहन की तरफ आए तो वो अपने बेटे को इस हालत में देखकर जोर से चीखे। माज और उसके पास दौड़ते हुए गए और वो इस हालत को देखकर बड़े रंजीदा भी हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को उठाया और उससे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि माज अब ना आने वाले सफर पर निकल चुका था, यानी कि वो मौत के घाट उतर चुका था और अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। यानी कि माज की मौत हो चुकी थी, वो भी इस तरह से। पूरे घर का माहौल मातम की सफ में बदल गया था। सारे रिश्तेदार, सारे मिलने जुलने वाले इस जवान मौत पर आप दीदा थे। सब एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, खासकर माज के घर वालों को। माज की फुप्पी और उसके ताया, उसके काका, सब लोग वहां पर आए हुए थे। लेकिन आज भी एक शख्स था जो एक कमरे में बैठा हुआ था, वो थी जुबैदा। वो आज भी अपने कमरे में बंद ही बैठी हुई थी। घर वालों ने सोचा हो सकता है कि इसे भाई का गम ज्यादा लगा हो क्योंकि ये दोनों साथ में ही थे, तो हो सकता है इसे बहुत ज्यादा ठेस पहुंची हो इसलिए कमरे में है। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आखिर ये कमरे में क्यों है। बहरहाल बड़ी बहन सारा ने अपना किरदार निभाया और अपने मम्मी पापा को दिलासा दिया। उसकी फुप्पो जिनका नाम रुबीना था वो अपने बेटे जामिन के साथ भी आई हुई थी। उन्होंने इसका भरपूर साथ दिया और उसके बिखरे हुए परिवार को संभालने में लग गई। उसके बाद सब ने जाकर जुबैदा को देखा, जिसमें रुबीना फुप्पो भी शामिल थी। रुबीना फुप्पो जुबैदा के पास गई और उससे बातचीत करने लगी, लेकिन जुबैदा ने अपनी खामोशी ना तोड़ी। जुबैदा बिल्कुल खामोश की खामोश ही रही। उसके बाद जैसे ही रुबीना ने उससे बहुत सारी बातचीत की लेकिन उसने कोई जवाब न दिया तो रुबीना अपनी भाभी यानी जुबैदा की अम्मी से कहने लगी, भाभी इसे बुलवाना बेहद जरूरी है। अगर इसे हमने ना बुलवाया तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। इसे रोना या बोलना बेहद जरूरी है। तभी सारे के सारे घर वाले जुबैदा के पीछे पड़ गए। जुबैदा बेटा कुछ बोलो, जुबैदा बेटा कुछ बोलो। लेकिन जुबैदा थी जो कुछ बोलने को राजी नहीं थी। पहले तो बहुत देर तक खामोश बैठी रही, उसके बाद उसने ऊपर मुंह उठाया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपनी फुप्पो यानी रुबीना को रसीद कर दिया। रुबीना इस थप्पड़ को खाकर सन्नाटे में आ गई और सब के सब लोग वहां पर हक्का बक्का रह गए कि ये जुबैदा ने क्या कर दिया। जुबैदा ने अपनी फुप्पो को ही थप्पड़ मार दिया। लेकिन रुबीना ने ये सोचा कि शायद ये भाई के गम में पागल हो गई है, इसलिए उसने कहा, भाई हमारी जुबैदा भाई के गम को दिल पर ले बैठी है और इस वजह से इसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, हमें इसे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तभी उसके चाचा बोले, हाँ हमारी जुबैदा ने अपने भाई का गम दिमाग पर ले लिया है, जिस वजह से इसका दिमाग चल गया है, हमें जल्दी से इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके बाद रुबीना फुप्पो ने अपने बेटे जामिन को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। तो डॉक्टर ने एक साइकेट्रिस्ट का पता दिया जहां पर जुबैदा को दिखाया तो उसने ट्रीटमेंट लिख दिया। घर वालों ने बाकायदगी से जुबैदा को ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और वो कमरे में बंद रहने लगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।